हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। और मैं नवीन मिश्रा लेकर आया हूं आप सबके लिए एसओएल के जो स्टूडेंट्स हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2, उनका पॉलिटिकल साइंस का ये कॉन्सेप्ट है उदारवादी उपागम। तो बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजनीति के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण क्या है या ये उपागम क्या है, तो इसको आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसी वीडियो में हमने इस बारे में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। देखिए, सबसे पहले उपागम का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कि राजनीति में इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से देखा गया है, किस तरीके से इसको समझा गया है। आप जिस तरीके से एक व्यक्ति अपनी समझ बताता है राजनीति के बारे में या उससे जुड़े किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे समानता, स्वतंत्रता को आपने जिस तरीके से समझा होगा वो आपका एक उपागम है, आपकी एक अप्रोच है। इसी तरीके से कुछ विचारधारा वाले लोग होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, जिनको हम उदारवादी बोलते हैं, और ये स्वतंत्रता और समानता जैसी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, उसके सपोर्टर्स होते हैं। उनको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये लोग उदारवादी दृष्टिकोण से आते हैं। समझते हैं। सबसे पहले आपको जब पेपर कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है एग्जाम पेपर में, तो आप लिखेंगे कि राजनीति क्या है। और देखिए, इसमें जो सबसे पहली चीज़ आप बताएंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर वर्ड का जो एक निकला है, ये वर्ड वो पॉलिश भाषा के शब्द से निकला है। दूसरा, इसमें बताया गया कि किस तरीके से आप आगे समझेंगे कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना, एक समाज में रहना, वहाँ की घटनाओं में भाग लेना, ये सारी चीज़ें हमारी एक्टिविटीज़ को दिखाती हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें एक तरीके से राजनीति है। अब राजनीति के बारे में उदारवादी दृष्टिकोण जब हम समझते हैं, तो उदारवादी लोग, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने वीडियो के, कि ये लोग स्वतंत्रता, समानता जैसी चीज़ों को सपोर्टर हैं। इनका हमेशा से ही मानना रहा है कि समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और उसकी जो विचारधारा है वो मात्र सिर्फ इतनी है कि वो शांति और व्यवस्था को बनाने में हमेशा ध्यान देता है। शुरुआत में उदारवादी विचारधारा के आप कुछ अच्छे राइटर्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे एडम स्मिथ हैं, जेम्स मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल्स हैं। ये सारे नाम अगर आप लिख कर आएंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट एसओएल के एग्ज़ाम पेपर में मिल सकता है, जो कि एज़ कम्पेयर टू अदर्स स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, कम से कम एटलीस्ट 8 to 10 पॉइंट्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। और उदारवादी दृष्टिकोण, उदारवादी उपागम का जो पहला पॉइंट है वो है राजनीति सामाजिक ढांचे का एक पक्ष है। बहुत आसान पॉइंट है। देखिए, उदारवादियों का ये मानना है कि इंसान या व्यक्ति समाज में जब रहता है तो वहीं से अपनी सारी चीज़ों की पूर्ति वो करता है। समाज में रहना उसके लिए आवश्यक है, और जब तक वो समाज में रहेगा, समाज में परिवार होगा, जाति होगा, धर्म होगा, ये सारी संस्थाएं आपसे जुड़ी रहेंगी और आप इनसे कभी भी हट नहीं सकते। और इनसे जुड़ी हुई बहुत सारे क्रियाकलाप आपको करने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से डिफाइन किया गया है कि कैसे राजनीति के इर्द गिर्द एक व्यक्ति का जीवन हमेशा घूमता रहता है। इस पॉइंट्स को आपको अच्छे से लिखना है। देखिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी समस्या है नहीं, और बताया हुआ है कि कैसे आप जब समाज में रहते हैं तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। चलिए, अगले पॉइंट में हम देखेंगे व्यक्ति राजनीति का केंद्र बिंदु है। ये भी बड़ा आसान पॉइंट है। देखिए, इस पॉइंट में भी बताया गया कि किस तरीके से उदारवादियों का ये मानना है कि व्यक्ति ही राजनीति का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि समाज में इन्हीं के इर्द गिर्द सारी राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं। इसीलिए राजनीति जैसी भी हो, एक समाज में राजनीति करने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, उसका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति के जीवन का विकास। ठीक है, एक नेता, एक पार्टी और समाज में शासन करने वाले लोगों को एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जहां पर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अपना विकास कर सके। इसी को तीसरे पॉइंट में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें बताया गया कि किस तरीके से व्यक्ति के लिए उसका वेलफेयर, उसका सार्वजनिक हित सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ये भी बड़ा आसान पॉइंट है। देखिए, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आप। यहाँ पर बताया गया है कि उदारवादी ऐसा मानते हैं कि भाई जब तक समाज में लोग हैं वो शांति, व्यवस्था, न्याय जैसी चीज़ चाहते हैं। वो अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी वो एक समाज के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है।
आगे उदारवादियों का मानना है कि समाज में रहने वाले अलग अलग जाति, भाषा, धर्म के लोग हैं तो उनके बीच असमानता, उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा मतभेद नहीं होंगे तो ये बेहतर समाज होगा और यही एक राज्य को, एक देश की सरकार को पूरा करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। आई होप कि इतने पॉइंट्स आपको अभी तक समझ में आए होंगे और बहुत इजी लैंग्वेज है। जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो समझेंगे कि किस तरीके से हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। आगे चले हम तो देखिए बताया हुआ है चौथे पॉइंट में शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा द्वारा सार्वजनिक कल्याण। अब बहुत डिफिकल्ट सा वर्ड नहीं है। प्रतिस्पर्धा मीन्स होता है कंपटीशन और बहुत सारे उदारवादियों का ऐसा मानना है कि समाज में कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिफरेंट बना दिया गया क्योंकि यहाँ पर एक उदारवादी की विचारधारा को दिखाया गया जिनका नाम है एडम स्मिथ। अगर आप सब पोल साइंस इकोनॉमिस्ट पढ़ते हैं और उस पर कभी ध्यान दिया होगा तो एडम स्मिथ का इसमें नाम आता है और एडम स्मिथ तो बताते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा समाज में आर्थिक स्तर पर प्रतियोगिता होने से समाज में विकास होता है। इससे क्या होता है कि आप जब कंपटीशन में रहेंगे तो बहुत आसान सी चीज़ है कि भाई आपको ऐसी वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा जो ज़्यादा अच्छी भी हो और कम कीमत वाली भी हो। ठीक है, यहाँ पर उदारवादियों का मानना है कि उत्पादन के जो एक लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा, समाज में बाज़ार में हमेशा जो मांग है वो पूरी रहेगी, पूर्ति पूरी रहेगी और यहाँ पर एक तरीके से सर्वसाधारण को सारी वस्तुएं समय समय पर मिलती रहेंगी। हालांकि आगे चलकर बहुत सारे उदारवादियों ने अपनी इस विचारधारा को बदला क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक व्यक्ति के विकास पर ज़्यादा ध्यान देता है क्योंकि एक व्यक्ति जब अपना बाज़ार में उत्पादन शुरू करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए काम करता है और ऐसे में जब आप लाभ कमाने के लिए काम करेंगे तो आप बहुत कम ध्यान जनता के हित पर दे पाएंगे। तो सर्वसाधारण के हितों की रक्षा, इसमें गरीब, श्रमिक, स्त्री, बच्चों की दशा में सुधार लाने के लिए आर्थिक क्षेत्र में आगे चलकर उदारवादियों ने ये माना कि राज्य का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप होना जरूरी है। हस्तक्षेप का यहाँ पर मीनिंग है कि सरकार भाई कीमत को तय करे, गरीबों को लाभ मिले, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट में क्या है। देखिए इसमें बताया गया कि राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित है। अब ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत आसानी से समझ में आएगा कि उदारवादियों ने किस तरीके से एक देश की सरकार को बहुत कम पावर दे रखी है। उदारवादियों का मानना है कि राज्य व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि भाई जो सरकार है वो पूरी कोशिश करे कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दे। ठीक है, राज्य का सिर्फ 3 काम होगा: आक्रमण से रक्षा करना, बाहरी आक्रमण से, शांति स्थापित करना, विदेशी संबंध स्थापित करना। ये सारी चीज़ें एक राज्य को करना ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। इसके अलावा उदारवादियों का मानना है कि राज्य कैसा हो, कल्याणकारी। कल्याणकारी का यहाँ पर मतलब है कि राज्य समाज का लगातार कल्याण करता रहे, अपने लोगों को शोषण से बचाए और लोगों की रक्षा करे। ये कुछ सर्वोपरि कार्य सबसे पहले कार्य होने चाहिए। राज्य को बहुत सारा काम सौंप देने से उसकी जो व्यवस्था है, उसका कार्य करने की शक्ति है, वो कई बार खराब हो जाती है। अगले पॉइंट में देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत आसान है। राज्य द्वारा बल प्रयोग केवल आवश्यक होने पर। अच्छा, कई बच्चों को मैं बता दूं, अगर राज्य जैसा शब्द नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर इस समय इसका मीनिंग है सरकार, एक देश में शासन करने वाली शक्ति। तो देखिए बताया गया कि राज्य द्वारा बल प्रयोग केवल आवश्यक होने पर मीनिंग है कि किस तरीके से राज्य उसी समय बल का प्रयोग करे जब ये ज़्यादा जरूरी हो जाए, क्योंकि दंड व्यक्ति के जीवन को कभी भी अगर बहुत बड़ा आप दंड देंगे तो वो उसके जीवन में बहुत बड़ा सुधार करेगा नहीं। यहाँ पर इसी बात की बात हो रही है कि जेलों को सुधार गृह की तरह समझना चाहिए। अपराधी एक रोगी की तरह है, उसका इलाज करने की आवश्यकता है और इस तरीके से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम बल प्रयोग हो। शांतिपूर्ण साधनों द्वारा समृद्ध समाज की स्थापना। 7वें पॉइंट में बताया गया कि उदारवादी उपागम या उदारवादी धारणा की ये सोच है कि हमेशा ऐसे साधन इस्तेमाल किए जाने चाहिए जहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, लोगों के पास ज़्यादा सुविधाएं, अच्छे काम की दशा, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा रुचि, काम के समय के दौरान विश्राम आदि आदि जितनी भी देखिए अच्छी चीज़ें हैं वो सारी उदारवादी उसके पक्ष में हमेशा से रहे हैं। हम सबको लगेगा कि ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन अभी इसके हम जब एक तरीके से
मूल्यांकन करेंगे तो हम समझेंगे कि कई चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं हो सकती, समझेंगे उसको। देखिए लास्ट पॉइंट आ जाते हैं हम, और राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन अगर हम करें तो अब आती है अगली चीज़। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, उदारवादी दृष्टिकोण स्वतंत्र प्रतियोगिता के पक्ष में थे, तो इसको आगे चलकर मैंने आपको बताया कि कैसे कुछ उदारवादियों का ये उनको मानना पड़ा कि स्वतंत्र प्रतियोगिता में एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए उत्पादन करता है और वहाँ पर गरीबों का शोषण होता है, और ऐसे में गरीबों के शोषण को बचाने के लिए सरकार को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो ये आप एक मूल्यांकन में ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं जो इसके अगेंस्ट है। और दूसरा पॉइंट आता है जनता की सरकार की धारणा भी सही नहीं है। देखिए अब अगर हम बात करें सीधा सीधा, तो बहुत बार जनता की सरकार, देखिए लोकतांत्रिक जैसे देशों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुमत की सरकार हमेशा लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। कई बार बहुत थोड़े से वोट के लिए हमें देखने को मिलता है कि बहुत कम वोट शेयरिंग या वोट परसेंटेज से भी सरकार का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है कि बहुमत की सरकार हमेशा जनता के पूरे पार्टिसिपेशन को दिखाएगी। जरूरी नहीं है, कई बार सत्ता में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो पैसों से जुड़े होते हैं और जो जनता के लाभ के बारे में बहुत कम सोचते हैं। तो ये कुछ 2 मूल्यांकन है और इसके 7 पॉइंट हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। PDF को 1-2 बार आप देखना, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो, आसान शब्दों में आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसी वीडियोज़ मैं आपके सबके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।